जितना पढ़िएगा उतना सफलता के आसमान पर जाइएगा। तो आपकी कहानी में किसी का दिलचस्पी नहीं होगा, कोई दिलचस्पी नहीं होगा, कोई जानने के लिए इच्छुक नहीं हो कि आप क्या करते हो, क्योंकि उसको पता है कि तुम नालायक हो, कुछ नहीं करते हो। तो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है अभी के समय में? पढ़ाई। तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। या आप या आपका फैमिली किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो, पढ़ाई से कंप्रोमाइज किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से जिस दिन पढ़ाई से कंप्रोमाइज कर लीजिए तो समझिए कि आपका जीवन बेकार है, आपका जीवन उस सही रास्ते पर नहीं जा रही है जिस रास्ते पर जाना चाहिए था। तो परिवार, फैमिली में या आप किसी भी परिस्थिति में रहें, पढ़ाई से नो कंप्रोमाइज, पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं। पढ़ाई से कंप्रोमाइज के मतलब कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा जा रहा है, अपनी फ्यूचर खुद से खराब किया जा रहा है। तो पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं करना है, या किसी भी परिस्थिति में हो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ना है। चलिए, जलोढ़ मृदा क्या कहता है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। मृदा जो है वो नदियों को द्वारा बहाकर लाई गई एक मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट एवं मृतिका के विभिन्न अनुपात से होता है। बालू से भी होता है, पत्थर से भी होता है, कंकड़ से भी होता है। और मृतिका का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतु, मरे हुए पदार्थों से भी उसके शरीर से मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का जो रंग होता है वो धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है वो हल्का भूरा कलर का होता है, हल्का धुंधला कलर का होता है। और लालिमा लिए हुए भूरे कलर कहने का मतलब कि थोड़ा सा लाल भी कलर का होता है, थोड़ा सा लाल होता है और भूरा रंग का होता है। आगे है जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस जैसे तत्वों के प्रधानता होती है। कहने का मतलब हुआ कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद होती है, तो पोटास होता है, फास्फोरस होता है और इसका प्रधानता पाई जाती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है, न के बराबर पाई जाती है, इसकी कमी होती है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी में अक्सर उस खाद का इस्तेमाल किया जाता है जिस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। अगर जलोढ़ मृदा में उगने वाली फसल गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन। दलहन का मतलब तो जानते हैं ना, दलहन के मतलब जो दाल, दलहन के मतलब दाल, जेकरा से दाल बनता है। तिलहन के मतलब जेकरा से तेल बनता है। तो दलहन और तिलहन भी इसमें उपजाया जाता है। आगे है जलोढ़ मृदा भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। सोचिए, सिर्फ जलोढ़ मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी अकेले। यह मिट्टी उत्तर भारत का मैदानी इलाका में निर्मित होता है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियां प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बनी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत में जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से 3 नदियों के सहारे से होता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों के लाए गए निक्षेप से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। निक्षेप के मतलब क्या हुआ? निक्षेप के मतलब हुआ जो नदी जो पानी ला रहा है और पानी में जो धूल कण जो मिला हुआ है, वो पानी में जो कंकड़ मिला हुआ है, जो कण मिला हुआ है, जो मिट्टी के जो अंश है, और जो जिस क्षेत्र से पानी बह रहा है वो पानी ऊपर से चला जा रहा है, और पानी में जो घुली हुई जो मिट्टी का जो अंश है उस मिट्टी में
दब जा रहा है, रह जा रहा वहीं पर, तो उसी को निक्षेप कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। काली मिट्टी, आगे क्या है? काली मिट्टी। अब काली मिट्टी का क्या है? काली मिट्टी, काली मिट्टी का रंग जो है काला, काली मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है। काली मिट्टी का रंग काला एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थिति के कारण होता है। काली मिट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है, काली मिट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। काली मिट्टी में लौह यौगिक पाया जाता है, इस चलते काली मिट्टी का रंग जो है वो कैसा होता है? वो काला होता है। एक सेकंड, चलिए। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को ना, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कपास का खेती काली मिट्टी में अधिक मात्रा में किया जाता है। काली मिट्टी का जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। भारत में काली मिट्टी का जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। अगला है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगूर मिट्टी है। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी है। आगे है, काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत अजीब चीज है ना, काली मिट्टी में चूना भी पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, पोटास भी पाया जाता है और इसमें चूना भी पाया जाता है। काली मिट्टी में खासियत है। अगला है, काली मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। यही तो गलती हो गया कि अगर काली मिट्टी में फास्फोरस की संख्या ज़्यादा होता, फास्फोरस की मात्रा अगर ज़्यादा होता तो काली मिट्टी भी उतना ही उपजाऊ होता जितना जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है। आगे है विस्तार, यानी कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? तो काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक जो है वो महाराष्ट्र वाले इलाका में देखने को मिलता है, गुजरात वाले इलाका में देखने को मिलता है, कर्नाटका मिलता है, आंध्रा मिलता है, तमिलनाडु जैसे राज्यों में काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। आगे है कि काली मिट्टी में कपास के अलावा गन्ना, गाना नहीं भैया, गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की भी खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। सारा चीज फसल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी में सिर्फ कपास ही पैदा होता है, कपास का ही खेती किया जाता है। बहुत सारा ऐसा फसल है जो काली मिट्टी में भी उपजाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये है लाल मिट्टी। चलिए जल्दी जल्दी, काली मिट्टी, सॉरी लाल मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में दरारें बहुत ज़्यादा आता है, लाल मिट्टी में दरारें बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखिए ये है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल, लाल लोहांश की उपस्थिति के कारण होता है। लोहांश का मतलब लोहा का अंश, लोहांश का मतलब होता है लोहा का अंश। तो जिस मिट्टी में लोहा का अंश अधिक पाया जाता है उसको लाल मिट्टी कहते हैं। लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात रंग पीला हो जाता है। मतलब जल योजन का मतलब कि जल जमाव के कारण, जल जमाव के कारण इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो पीला हो जाता है। अगला है, लाल मिट्टी भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में भूमि पर पाया जाता है। अभी तक में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लाल मिट्टी का विस्तार है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर। अगला है, लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय जैसे क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। एक मिट्टी था लाल मिट्टी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी किसे कहेंगे? लेटेराइट मिट्टी क्या है? तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुआ है। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। ईंट होता है। लेटेराइट मिट्टी एक ऐसा मिट्टी है जब लेटेराइट मिट्टी में जब नमी की मात्रा जब सूख जाती है, उसमें नमी नहीं है, एकदम सूख गया, वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, एकदम पत्थर से भी मजबूत हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। इतना मजबूत उसको पाया जाता, इतना मजबूत होता है। इसीलिए इसको अर्थ होता है, लेटेराइट का अर्थ ही होता है ईंट। चलो ईंट है भाई, ईंट जैसा मजबूत हो जाएगा जब इसमें नमी की मात्रा सूख जाएगा। आगे भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। भारत में जो लेटेराइट मिट्टी का जो विस्तार है वो 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। एल्युमिनियम और लोहे का ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। सही बात है, जो लेटेराइट मिट्टी में है उसमें लोहा का अंश पाया जाता है और लोहा का अंश पाने के कारण इसका जो कलर होता है वो कैसा होगा? लाल कलर का होगा। आगे है लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस नहीं है, लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नहीं है। ह्यूमस की मात्रा कहने का मतलब उस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता कम है। उपजाऊ क्षमता कहने का मतलब कि ह्यूमस का मतलब होता है कि उसमें कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। और जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक नहीं है, ह्यूमस की मात्रा नहीं है, वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है। उपजाऊ होने के लिए, किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनने के लिए उसमें जैविक पदार्थ का होना जरूरी है। जैविक पदार्थ का होना जरूरी है, कार्बनिक पदार्थ का होना जरूरी है, ह्यूमस की मात्रा का होना जरूरी है, उसमें फास्फोरस का होना जरूरी है, तब जाकर मिट्टी उपजाऊ बनता है। तब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होता है। जब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा तब ज्यादा होगा जब उसमें जैविक पदार्थ ज्यादा होगा, जब फास्फोरस ज्यादा होगा। समझे? तो आगे चलते हैं। उगने वाली फसल चाय एवं कॉफी और काजू है। अब लेटेराइट मिट्टी जो है ओकरा में चाय उगाया जाता है, उसमें कॉफी उगाया जाएगा, उसमें काजू का पैदावार किया जाता है, फसल उगाया जाता है। इसका विस्तार जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में मिलता है। ऐसे ऐसे राज्यों में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जहाँ का तापमान हाई वोल्टेज का होता है, जहाँ हवाएं तेज चलती है और हवाएं तेज चलने के कारण ये मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी बन जाता है। मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु ऐसे होता है भैया, शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा का मतलब होता है कम वर्षा। क्या होता है? कम वर्षा। मरुस्थलीय मृदा उस क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थलीय मृदा उस क्षेत्र में पाया जाता है जिस क्षेत्र में अल्प वर्षा होता है, यानी कि कम वर्षा होता है, और जहाँ की तापमान शुष्क होता है, जहाँ की हवाएं तेज चलती है और उस तेज हवाएं में नमी की मात्रा देखने को नहीं मिलती है। वो जब हवाएं चलेगी तो इतना तेज आवाज आएगा, इतना तेज गर्मी लगेगा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा कम है। वो शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, वो बालू वाला इलाका में पाया जाता है, जहाँ पर तेज हवाएं चलती है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जहाँ पर वर्षा ही कम हो रहा है। जहाँ पर वर्षा ही कम होगा वहाँ तो गर्मी तो होगा ना, वहाँ की नमी की मात्रा तो सूखेगा ना, वहाँ नमी तो रहेगा ना। तो नमी जब रहवे न करेगा तो हवाएं जब चलेगी तो गर्मी तो तेज लगेगी ही ना, क्योंकि हवा में तो नमी की मात्रा है ही नहीं। आगे है ह्यूमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ह्यूमस रहित बालू जेकरा में ह्यूमस की मात्रा नहीं है, और जब ह्यूमस की मात्रा ही नहीं है तो उपजाऊ कैसे मिट्टी होगा? नहीं हो पाएगा। अब मिट्टी को उपजाऊ बनने के लिए फास्फोरस की जरूरत है, मिट्टी को उपजाऊ बनने के लिए ह्यूमस की जरूरत है, और मिट्टी को उपजाऊ बनने के लिए जैविक पदार्थ की जरूरत है, जो है ये नहीं है, मरुस्थलीय मिट्टी में नहीं है। और जब मरुस्थलीय मिट्टी में ये चीजें नहीं रहेगी तो कहाँ से उपजाऊ बनेगी? नथिंग, नहीं बन पाती है, नहीं बनेगी। इसका विस्तार जो है राजस्थान में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में। इसका विस्तार ये सारे राज्यों में पाया जाता है। फसल में कपास होगा, चावल होगा, गेहूं का भी उत्पादन किया जाता है, और तरबूज, खरबूजा भी इत्यादि।
कैसा फसल उगाए जाते हैं? कपास उगाया जाएगा, जहाँ से कपास तभी उगाएगा कपास, और सिंचाई की व्यवस्था जहाँ होगा तहाँ चावल उगाया जाएगा, गेहूं का उत्पादन होगा। बस यही सब मरुस्थलीय मृदा में उत्पादन किया जाता है। आगे है पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, शायद लास्ट मिट्टियां हैं हम। पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पर्वतीय मृदा हम लोग शहर में थोड़े मिलेगा, देहात में थोड़े मिलेगा। पर्वतीय मृदा पर्वत वाला इलाका में ही मिलेगा, पहाड़ी वाला इलाका में ही तो मिलेगा पर्वतीय मिट्टी। हम लोग तरफ कैसे मिलेगा, गांव में कैसे मिलेगा, शहरों में कैसे मिलेगा? ये तो लॉजिक वाली चीज़ है ना भैया। तो पर्वतीय मृदा पर्वतीय और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल का लगभग सभी क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब कि पर्वतीय मृदा के ढलान वाला इलाका पर, ढलान वाला जो इस तरह का होता है, तो ढलान वाला इलाका पर सब्जी और बागान लगाया जाता है, फलों का बागान लगाया जाता है, सब्जी लगाया जाता है। और नदी घाटी जो पर्वत के किनारे वाला इलाका से, पर्वत के साइड से जो नदियां जो बहती है, उन नदियां के दोनों छोरों पर, दोनों किनारों पर धान की चावल की खेती की जाती है, क्योंकि वो मिट्टियां अक्सर उपजाऊ होती है। आगे चलते हैं। चलिए, स्लाइड आज का खत्म हो गया, तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे का सेशन आगे की क्लास में शुरू करेंगे आगे की पढ़ाई आगे की सेशन में। तो कैसा लगा क्लास आपको? अगर अच्छा लगा वो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल पर नए हैं तो। और देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए PDF माइंड। हम रोज इसी टाइम में आपको मिलेंगे और मिलते हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जाते जाके आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन, एक स्पीच दे रहा हूँ, ये कुछ मैं सुनाऊँ तो है कि याद रखना, किसी को तुम्हारी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। याद रखना कि तेरी कहानी में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है जब तक तुम सफलता